हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विनोद सोनी क्लासेस। आज का ये जो वीडियो बनाया गया है वो ह्यूमन ब्लड या मानव रक्त के बारे में बताया गया है। और अब यहाँ पे हम देखते हैं ब्लड के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। ब्लड जो होता है एक कनेक्टिव टिश्यू है। जनरली यह एक तरल संयोजी ऊतक या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। एक एडल्ट और हेल्दी पर्सन में इसका आयतन 5 से 6 लीटर होता है। या हम कह सकते हैं अगर हम शरीर के वेट के अकॉर्डिंग जाएं तो शरीर का जो भी वेट होता है उसका 7% पार्ट जो होता है वो ब्लड ही कहलाता है या ब्लड होता है। और जो ब्लड का पीएच मान होता है वह 7.2 से लेकर 7.5 होता है, लेकिन यहाँ पे हम 7.4 दिखाए हैं, यानी कि 7.2 और 7.5 के बीच में ही होता है, अर्थात जो रुधिर होता है वो क्षारीय होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में रुधिर की मात्रा लगभग ½ लीटर या आधा लीटर कम होता है। अब हम ब्लड को देखें तो ब्लड को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक प्लाज्मा और एक ब्लड सेल्स। ये जो प्लाज्मा होता है पूरे रुधिर का लगभग 50 से 55% पार्ट होता है, और ब्लड सेल्स जो होता है वो 40 से 45% पार्ट होता है। प्लाज्मा में 90 से 92% जल पाया जाता है, 7% प्रोटीन पाए जाते हैं, 0.9% साल्ट पाए जाते हैं और 0.1% ग्लूकोज पाया जाता है। अब ये जो प्लाज्मा का फंक्शन होता है उसको हम इस तरीके से देख सकते हैं। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन्स का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा होता है, और यह बॉडी टेम्परेचर को भी नियंत्रित रखता है तथा घाव को भरने का भी काम करता है। अर्थात जब हमारे बॉडी में कहीं इंजरी हो जाता है या कट जाता है तो घाव को भरने में ही प्लाज्मा ही मदद करता है। अगर हम यहाँ पे प्लाज्मा के अंदर एक टर्म देखें, विशेष टर्म एक सीरम होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज़ द सीरम, सीरम क्या होता है, तो हम बता सकते हैं प्लाज्मा में जो क्लॉटिंग फैक्टर फाइब्रिनोजन पाया जाता है, अगर प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर फाइब्रिनोजन को निकाल दिया जाए तो शेष प्लाज्मा जो होती है वो सीरम कहलाती है। इट मीन्स प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर या फाइब्रिनोजन आर कॉल्ड सीरम। तो ये जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है ब्लड का थक्का जमने में मदद करता है। तो ये इसमें प्लाज्मा में 3 प्रोटीन पाए जाते हैं, एल्बुमिन, फाइब्रिनोजन और एक प्रोटीन और होता है, ठीक है। और ये जो प्रोटीन, इसमें से जो खास प्रोटीन है वो है फाइब्रिनोजन। अब हम ब्लड सेल्स की बात करें तो ब्लड सेल्स 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स, या ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। और पूरे ब्लड में अगर देखें किसकी संख्या सबसे ज़्यादा है तो आरबीसी की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। इसकी संख्या लगभग 50 से 55 लाख पर mm³ होता है। उसके बाद यहाँ पे जो दिखाया गया है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स की संख्या जो होती है वो लगभग 1.5 लाख से लेकर 3.5 या 4 लाख तक होता है पर mm³ में। और डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है वो सबसे कम होती है। ये साइज में बड़ा होता है आरबीसी और प्लेटलेट्स की तुलना में, लेकिन संख्या में कम होता है। इसकी संख्या 6 से 8,000 होता है पर mm³। अब हम यहाँ पर डिटेल में देखते हैं आरबीसी, जिसे हम इरिथ्रोसाइट भी कह सकते हैं। आरबीसी का जो निर्माण होता है वो लॉन्ग बोन मैरो में होता है, यानी कि जो लंबी हड्डियां होती हैं उनके जो बोन मैरो होते हैं उनमें स्पेशली रेड बोन मैरो से ही आरबीसी का निर्माण होता है। और आरबीसी की जो डेथ होती है या मृत्यु होती है वो लीवर और स्प्लीन या प्लीहा में होता है। इसीलिए स्प्लीन या प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान या ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है। और इसका निर्माण जो होता है प्रोटीन से, विटामिन B12 से और फोलिक एसिड से होता है। और जो मैमेलियन या स्तनियों का आरबीसी होता है इसमें केंद्रक नहीं होता है, यानी कि मेच्योर होने पर उसमें से केंद्रक गायब हो जाता है, लेकिन कैमल और लामा में ये प्रेजेंट होता है। और आरबीसी का जो लाइफ टाइम होता है वो लगभग 100 से 120 दिन होता है। यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है 20 से 120 दिन, तो यहाँ पे जो आरबीसी का लाइफ टाइम है आपको याद रखना है 100 से 120 दिन। कुछ नोट पॉइंट्स हैं। भ्रूणीय अवस्था में
आरबीसी का निर्माण लीवर तथा स्प्लीन में होता है और इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण ब्लड का रंग लाल होता है। ग्लोबिन लौह युक्त प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की क्षमता रखता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला आयरन कंपाउंड हीमैटिन कहलाता है या उसे हम हीमैटिन कह सकते हैं। अब हम देखते हैं आरबीसी का फंक्शन या आरबीसी का कार्य। तो देख सकते हैं शरीर का हर सेल में ऑक्सीजन का तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का जो काम होता है वो आरबीसी के द्वारा होता है। तो आरबीसी जो होता है अपने हीमोग्लोबिन की सहायता से ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन नामक कंपाउंड बनाते हैं, जिसके द्वारा ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करते हैं। और हम देख सकते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट। सोते समय आरबीसी 5% कम हो जाता है और जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं उनके आरबीसी में 30% की वृद्धि हो जाती है। और आरबीसी की संख्या को ज्ञात करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसे हम हीमोसाइटोमीटर कहते हैं। अब आरबीसी की कमी से होने वाले रोग, आरबीसी या हम कह सकते हैं हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग। तो जनरली हीमोग्लोबिन या आरबीसी की कमी से एनीमिया और दूसरा होता है जॉन्डिस जिसे हम पीलिया कहते हैं। तो एनीमिया जो होता है ये आरबीसी की कमी से स्पेशली होता है, जिसके द्वारा बॉडी में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। तो चलिए अब हम देखते हैं डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट ये देख सकते हैं ब्लड में इसकी संख्या कम होती है, इसकी संख्या लगभग 6 से 8 हज़ार होती है, लेकिन ये सबसे बड़ी कोशिकाएं होती हैं। इसका निर्माण भी बोन मैरो में होता है और कुछ का लिम्फ नोड में होता है, लेकिन इनका निर्माण जो होता है स्पेशली येलो बोन मैरो में होता है और कभी कभी लीवर और स्प्लीन में भी होता है। इनका जो डेथ होता है वो ब्लड में ही होता है और इनके लाइफ टाइम जो होते हैं 2 से 5 दिन, 7 दिन और कुछ सेल्स जैसे लिम्फोसाइट का जो लाइफ टाइम होता है कुछ दिन, कुछ महीने या कई साल तक भी हो सकते हैं, यानी मेनी ईयर्स। और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अगर हम रेशियो देखें, अनुपात देखें तो ये 600:1 होता है। मतलब आरबीसी की संख्या बहुत ज़्यादा है और डब्ल्यूबीसी की संख्या उसकी तुलना में बहुत ही कम होता है। अब यहाँ पे हम अगर डब्ल्यूबीसी के मुख्य कार्य के बारे में देखें तो इसका मुख्य कार्य शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना है, अर्थात ये हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करता है। जैसे हम कह सकते हैं इस समय जो कोरोना महामारी फैली हुई है उसमें भी अगर हमारा बॉडी जो होता है इम्यून सिस्टम हमारा मेंटेन है तो कोरोना के लिए हमारे बॉडी में एंटीवायरस बन जाएंगे जो उसे नष्ट करने की क्षमता रखेंगे। और देख सकते हैं इसको हम शरीर रक्षक या बॉडी गार्ड भी कह सकते हैं। मतलब बात वही हुई कि ये बॉडी में प्रवेश करने वाले फॉरेन पार्टिकल या बाहरी प्रोटीन को नष्ट कर देगा, इसीलिए इसे हम बॉडी गार्ड भी कह सकते हैं। डब्ल्यूबीसी की सहायता से घाव जल्दी भर जाते हैं। घाव भरने का कारण होता है कि अगर घाव में कोई भी बैक्टीरिया या कोई अन्य प्रोटीन डेवलप होता है तो डब्ल्यूबीसी में पाए जाने वाले न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट उसमें उपस्थित बैक्टीरिया को खा करके फाइगोसाइट करके नष्ट कर देते हैं और लिम्फोसाइट उन्हें किल कर देता है। इस तरीके से घाव जल्दी भर जाता है। अब यहाँ पर देखें तो ये जो डब्ल्यूबीसी होता है इसका हमारे इम्यूनिटी में बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है या बहुत ही हेल्पफुल होता है। अब डब्ल्यूबीसी के हम देखें तो इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक ग्रेन्युलोसाइट और दूसरा ग्रेन्युलोसाइट, या एक को बोल सकते हैं अकणकीय, दूसरे को बोल सकते हैं कणकीय। एक कण वाला होता है, एक बिना कण वाला होता है। तो एक ग्रेन्युलोसाइट के अंतर्गत 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। तो इसके अंतर्गत मोनोसाइट भी होता है और लिम्फोसाइट भी होता है। और ग्रेन्युलोसाइट के अंदर अगर हम देखें
तो इसमें 3 प्रकार के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड एसिडोफिल्स, जिसको अभी आगे दिखा रहे हैं। तो फर्स्ट हम ए ग्रेनुलोसाइट में देखते हैं। मोनोसाइट जो होता है पूरे WBC का 3 से 8% पार्ट होता है, और लिम्फोसाइट 22 से 35% पार्ट होता है। और ये लिम्फोसाइट 2 प्रकार के होते हैं, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। इसे टी लिम्फोसाइट कब कहते हैं और बी लिम्फोसाइट कब कहते हैं? जब लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन थाइमस में होता है तब उसे टी लिम्फोसाइट, जब लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन बोन मैरो में होता है उसे बी लिम्फोसाइट कहते हैं। और ये जो टी लिम्फोसाइट होता है ये कैंसर सेल को रिमूव करता है, अर्थात अगर बॉडी में कैंसर हो रहा है तो उसको रिमूव करने का काम टी लिम्फोसाइट द्वारा हो सकता है, या HIV के अटैक से भी हमें बचाता है। यदि हमारे बॉडी में टी लिम्फोसाइट की संख्या कम हो जाए तो HIV जैसे कैरेक्टर्स आ जाते हैं। अब बी लिम्फोसाइट जो होता है ये प्रतिरोधक कैपेसिटी को बढ़ाता है, या हमारे अंदर रोग को रोकने की जो क्षमता होती है या रोग को हटाने की जो क्षमता होती है वो बढ़ाता है। अब ग्रेनुलोसाइट की बात करें तो ग्रेनुलोसाइट 3 प्रकार के होते हैं। इसमें से पहला है हमारा न्यूट्रोफिल्स, और ये पूरे WBC की सबसे ज़्यादा संख्या होती है, लगभग 55 से 70% पार्ट जो होता है WBC में न्यूट्रोफिल्स होता है। और न्यूट्रोफिल्स जो होता है इसे हम शोल्डर ऑफ द बॉडी या शरीर का सैनिक भी कहते हैं, क्योंकि ये बॉडी में प्रवेश करने वाले हानिकारक प्रोटीन और बैक्टीरिया को खा करके नष्ट कर देता है, यानी कि ये फैगोसाइट नेचर का होता है। दूसरा स्नोफिल्स होता है, इसकी संख्या 2 से 7% होता है पूरे WBC में। और बेसोफिल्स जो होता है ये 1% होता है, लगभग सबसे कम जो संख्या होती है बेसोफिल्स की ही होती है। तो यहाँ हम याद करने के लिए एक ट्रिक बता सकते हैं, नहीं लाए मेरा ईटन बॉक्स, मतलब नहीं मतलब यहाँ पर हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स, लाए मतलब हो जाएगा लिम्फोसाइट सेकंड नंबर पर, मेरा यम मतलब मोनोसाइट हो जाएगा, ईटन मतलब स्नोफिल्स, बॉक्स मतलब बेसोफिल्स। यानी कि सबसे लास्ट में जो आएगा वो सबसे कम है, सबसे पहले जो आएगा वो सबसे ज़्यादा है। जैसे नहीं लाए मेरा ईटन बॉक्स। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं अगला पॉइंट, ब्लड प्लेटलेट्स। उससे पहले हम थोड़ा एक पॉइंट भूल गए, उसको बता देते हैं कि WBC की संख्या अगर अधिक हो जाती है तो उससे कैंसर हो जाता है, जिसे हम ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं ब्लड प्लेटलेट्स, इसे हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है एक वयस्क और हेल्दी पर्सन में लगभग 1.5 लाख से 4 लाख या 3.5 लाख होता है, जिसको यहाँ पे हम लगभग 4 से 5 लाख दिखाए हैं। यानी कि मिनिमम जो होता है वो 1.5 लाख होना चाहिए और मैक्सिमम 4 या 4.5 या 5 लाख तक भी हो सकता है। यह केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनियों के ब्लड में ही पाया जाता है, इसमें केंद्रक नहीं होता है, और इसका निर्माण येलो बोन मैरो के स्पेशल सेल मेगा कैरियोसाइट सेल के द्वारा ही होता है। और इसका जो लाइफ टाइम होता है लगभग 1 वीक या बोल सकते हैं 3 से 5 या 7 दिन होता है, और इसकी डेथ भी स्प्लीन में ही होती है। और प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य होता है यह ब्लड का थक्का बनाने में मदद करता है, लेकिन कब? जैसे ही हमारे बॉडी में कहीं इंजरी होता है और ब्लड हवा के संपर्क में आता है, ये रुधिर का थक्का जमने में सहायक हो जाता है। और प्लेटलेट्स की कमी से 2 बहुत फेमस डिजीज़ हैं, चिकनगुनिया और डेंगू। ये जो डेंगू ज्वर और चिकनगुनिया होता है इसमें हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत तेज़ी से घटने लगती है, और प्लेटलेट्स की संख्या घटने से ये हमारे अंदर जो ब्लड क्लॉटिंग कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, और नाक वगैरह से भी ब्लड आना शुरू हो जाते हैं। अब हम देखते हैं होल ब्लड के फंक्शन यानी ब्लड के कार्य। पहला, ब्लड ताप को नियंत्रित करता है और शरीर को रोगों से बचाता है। दूसरा, शरीर के वातावरण को अस्थायी बनाए रखना तथा घाव को भरना ब्लड का ही कार्य होता है। ब्लड को क्लॉटिंग करना या ब्लड का थक्का जमाना ये भी रुधिर का ही कार्य होता है। O2 और CO2 तथा पचे हुए भोजन और हार्मोन्स का संवहन भी ब्लड के द्वारा ही होता है। और विभिन्न अंगों में सहयोग स्थापित करना या बोल सकते हैं आगे, मानव शरीर में ब्लड हिपैरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है,
मतलब यहाँ पे जमना भी ज़रूरी है, नहीं भी जमना ज़रूरी। कहाँ पे जमना ज़रूरी है, एक प्रकार से देख सकते हैं, जब ब्लड वेसल्स में ये चले तो वहाँ पे जमना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन जब कट जाए तो वहाँ पे जमना ज़रूरी होता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।